नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम युगों का दौर कहानी पढ़ने वाले हैं। आज हम निम्नलिखित चीज़ें सीखेंगे। पाठ का सारांश, पाठ के कुछ प्रश्न, पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षा से छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल रहे थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगढ़ में ग्रेनाइट पत्थर की एक मीनार है, जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। उसमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पार से आए थे और भारतीय संस्कृति को शोषित कर रहे थे। मध्य एशिया में शक, सीदियन लोग ऑक्सस अक्षु नदी की घाटी में गए। चुईचियों में से एक दल कुशनों का भी था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक कठियावाड़ा और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुशनों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकतर लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुराष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। वह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशवर के पास थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, यूईरानियों, बाक्ट्रियुरानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इसके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी ज़माने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले, उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूरफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद खड़े हो गए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। ये नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में भी हुआ। लंका और बर्मा, वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते रहे। कुशनों ने भी अपना भारतीकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप धारण कर लिया। एक महान शासक ने, जिसका नाम चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के खिलाफ प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को तेज विरोध का सामना करना पड़ता था और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव से अलग थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने ये समस्या थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए।
भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल पेश किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और यहाँ की संस्कृति में खुद को ढालने लगे, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके फैले हुए घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। ये दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई थी, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वही उनका अंत हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका ये रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। ये धर्म और दर्शन भारत की भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जा रही थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने में उसमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्लें लेने लगती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी चीजें विकसित हो गईं। इसके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए लोग लगातार हमेशा भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूट मार की। अंत में यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता के व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौटकर उन लोगों पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय लोगों के बीच धुलते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया और उन्हीं के समय से प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। ये लगभग वह समय था जब अरब से रेगिस्तानों में अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के हलक विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इसके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव ये ज़रूर हुआ कि लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन्हीं नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ, तो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, गुप्त, कुषाण और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा
और भी राज्य ऐसे हैं जो 200, 300 वर्षों तक कायम रहे। इसमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। जैसे कुषाण लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी आपने आप को इस देश और इसके सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से ढाल लिया। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आपसी राजनीतिक लड़ाइयाँ होती थीं तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। ये धारणा भ्रम है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की, लेकिन ये सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश गिरावट की चरम सीमा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह अंग्रेजी राज यहाँ कायम हो सका। प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक समान करती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। ये दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके। ये भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मुहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। भारत से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राजसत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इस प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसे हर तत्व जो बाहर से भारत में आए और जिसे भारत ने जब्त कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ ले लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद का या भारत को नुकसान भी पहुंचाया। भारत का प्राचीन रंगमंच। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है, जिसमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा और 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। अब ये माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में कुछ खास था। इस शताब्दी के आरंभ में इसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष है। ये ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताम्रपत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुई और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय भी थी। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी
1789 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास ने शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित किया। सर विलियम टोनसे के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डैनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद किए हुए हैं। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैनी में थे। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक भी था। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। कालिदास का संभवतः काफ़ी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक रचा गया था, शूद्रक का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। ये कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी भी प्रस्तुत करता है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। वह विशाख दत्त का नाटक मुद्र राक्षस था। ये विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम को किसी पौराणिक कथा का आधार नहीं बनाया गया है। कुछ अर्थों में ये नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही उदित हुआ जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। वो भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रस्व दिखाई देने लगा। प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एक से अधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्रायः स्त्रियां, प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। ये साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थीं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहा था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षक समुदाय की भाषा थी। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे से सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पणिनि ने किया था। उसका प्रकार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर उसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले अधिक पूर्ण है, लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। ये साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उसका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द, जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की ज़रूरत है, जहाँ भारत में अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी
बृहत्तर भारत कहा गया है। लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती। बहुत से आंतरिक विरोध भी हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र भी हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य हैं, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्य और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लतीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर हैं, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात ये थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और यह उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण रास्तों पर कायम किए जाते थे। इन वस्तुओं का नाम पुराने भारत के नामों के आधार पर रखा गया है। इस तरह जैसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। जावा स्पष्ट रूप से जब द्वीप या जौ का टापू है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज, धातु या किसी योग्य खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त कई बातों से पता लगता है कि भारत और सदर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियंत्रित समुद्री व्यापार होता था। ये स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज़ बनाने का व्यापार बहुत बढ़ा और बहुत उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख भी मिलता है। 2री और 3री शताब्दी के दक्षिण भारतीय आंध्र सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों का निशान अंकित है। अंजना के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों का चित्र है। महाद्वीप के देशों बर्मा, स्याय और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप भी अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या 2री शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें समाई। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंकोर, श्रीविजय, भज्जपहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ ये अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। राज्य के समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियाँ थीं और इनमें से कुछ पदवियाँ और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलया या मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेरफेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदूर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदूर में बुद्ध के जीवन कथा पत्थरों पर लिखी हुई है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई हैं।
अंगकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का फैला हुआ क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरें और नहर हैं जिनके ऊपर पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्धाकार सिर पत्थर में खुदा है। ये एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडिया देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उसका विश्वास ख्मेर प्रतिभा ने किया या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उनका नाम जयवर्मन सप्तम था, जो एकदम भारतीय नाम है। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी ना हो, इनसे भारतीय सभ्यता प्रकाशित होती है, तब तक उसके लिए उसकी पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक परादृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने सभ्यता यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। वह आत्मा से संबंधित रखने वाली चीज़ है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उससे सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से ये उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से एकता स्थापित करें, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत तालमेल स्थापित कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है। भारतीय संगीत, जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर बनाई हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियों और चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पत्थर की मूर्ति है, जिसका निर्माण ईस्वी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं खोदी गईं और उनमें दीवार पर चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी कला की हैं। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम सच्ची दुनिया में ले जाती है। इन दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वे खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां बैठी और खड़ी श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गर्मिया में चित्रित किया है। 7वीं-8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुईं, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना ठीक है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूप आकार कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इस तरह की हैं, जहां प्रभावशाली और रहस्यमय मूर्तियां बनी हैं। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इस समय हुआ था। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हैवेल का कहना है कि इस शत विक्षत अवस्था में भी ये मूर्ति बहुत बड़ी शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एप्स्टीन ने लिखा है कि उनके विशाल काल के विराट युगों का आह्वान करती है। जावा में बोरीबुदुर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो ये सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को
इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में परछाई। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। भारत का विदेशी व्यापार। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका महत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था और रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में बहुत प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। ये शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ। भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी, विशेष रूप से युद्ध के कामों में। भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था, गरचे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुनाई जा चुकी थी। खगोल शास्त्र, ज्योतिष, जो विज्ञानों में सबसे पुराना है, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था जो अभी भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान सामान्य दृष्टि से बहुत मददगार होता था। ये कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जहाज़ बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम करने आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र संबंधित जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी व्यापारों को अपने वश में रखा। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। ये माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती का इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल में बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार बहुत अधिक प्रकाश भी डाले गए थे। ये चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम अलग थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक विधियों पर आकृतियाँ बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामिति का विकास अवयव हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ते। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे बना रहा। जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है, वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था। बाद में उसने छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाने लगा। शून्य अंक और स्थान मूल्य वाली दशमलव स्थिति को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कई दरवाजे खुल गए। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण भास्कर 522 ईस्वी का और इसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किया और इस क्षेत्र में और अधिक अनकही तरक्की की। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर 3 ग्रंथों की रचना की। अंकगणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तकों के लिए अजीब सा लगता है।
माना जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पुस्तक की भाषा सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त भी। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी सरल भाषा के कारण इस्तेमाल किया जाता है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय पढ़ाई लिखाई का बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। अरबी जगत से ये नया गणित संभवतः स्पेन के विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन में कई 100 वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग जिनकी जानकारी मिलती है 1134 ईस्वी मेघ मिस्ली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ। विकास और ह्रास। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी ये समय ऊर्जा की उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रचार भी होता है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। ये भारत का स्वर्ण युग भी कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्म अभिमान का प्रकाश और उमंग दिखाई पड़ती है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम के गोरे हूणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे पूरे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को निकाल बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक आंतरिक परिवर्तन हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सर्दियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत के छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है जिसके प्रमुख व्यक्ति राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। ये भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह व्याकरण और कोशकार था, साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचना मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वत्ता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक कामकाज भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गजरे से उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था।
पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्ध और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में सम्मान किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विशेषज्ञों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार उनके अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे, वैद्यक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने ही किया था। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था, जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है। ये सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अभी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय रुकने लगा हो, उसकी धड़कनें धीमे होने लगी हो। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्म का ह्रास होने लगा था और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते थे, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी का है। कला में ईसवी हैबेल के अनुसार 7वीं 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय काल का महान युग था। यही समय यूरोप में गथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज्यादा लंबे समय तक कायम रही। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण में 9वीं शताब्दी में आया था, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे, जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में ये दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधा कृष्ण का कहना है कि भारतीय दर्शन में अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। ये सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश ब्रह्म आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी राज भारत में हजारों वर्ष के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा, कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। सभ्यताओं के खत्म होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत ना उस समय हुआ और ना बाद में, किंतु उत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद ये भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारिता भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बंट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया
और उन्हें अपनी से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता भी दी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन ये बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदाय के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटने रहने की आदत पड़ गई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचे दर्जा देकर ये मूल्य चुकाया गया। इसी कारण एक तरफ ह्रास हुआ विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध के तरीकों में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में, साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगीं और अर्थव्यवस्था छोटी हो गई। इसके बावजूद जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता, इसलिए वह बचा रह सका। नए संपर्क एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशा में प्रगति भी कर सका, लेकिन ये प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों में से जकड़ी रही और बाधित होती रही। बच्चों, आज के पाठ में हमने हमारे भारत का महान इतिहास देखा और जाना कि हमारा देश कितना महान और शक्तिशाली था। पहले के युग में बाहरी देशों में उसका कितना मान सम्मान था। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। आइए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहे उन प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।